फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। जैसा पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था वर्णमाला में वर्णों की स्थिति के बारे में, 52 वर्ण हैं कौन, प्रत्येक खंड की हमने चर्चा किया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, पुनः वर्णों के ऊपर ही आते हुए हम बात करते हैं ध्वनि के आधार पर। तो यहाँ जो कल बात हुई थी वर्णों की, उसमें सबसे पहले ध्वनि की बात आती है स्वर की। तो स्वर में जैसे परिभाषा दिया था कि स्वर वर्णों का उच्चारण बिना रुके लगातार होता है, अर्थात हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसमें बीच में कोई रुकावट नहीं आती, वह स्वतंत्र रूप से लगातार होता है। और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया था, एक ह्रस्व स्वर था और एक दीर्घ था। एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ स्वर की बात की गई थी। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ और री। लेकिन री के संबंध में मतैक्य नहीं है विभिन्न भाषाविदों का। और दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ में जितने भी बचे हैं आपका अ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये आपके दीर्घ स्वर में जाते हैं। वहीं बात करते हैं इन चार स्वरों की, तो ये जो चार स्वर हैं आपके ए, ओ और औ, इन्हें संयुक्त या संध स्वर भी कहा जाता है। क्यों इन्हें संयुक्त या संध स्वर कहा जाता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं किसकी, ए की बात करते हैं तो ए जो है आ और ई के योग से बना है, अर्थात गुण होने के कारण गुण संधि से ये बना हुआ है। इसी तरह ओ की बात करते हैं, ओ भी इसी के कारण है। ओ जो है वो आ का योग उ से होता है, ये भी गुण के कारण संयुक्त रूप में आते हैं। उसी तरह ऐ और औ की बात करते हैं, तो ऐ और औ ये आ और ए तथा आ और ओ के योग से बनते हैं, उनके संयुक्त रूप हैं। ये आ और ए के योग से बनते हैं और औ जो है आ और ओ के योग से बनता है, अर्थात वृद्धि के कारण, वृद्धि होने के कारण। तो ये स्वर की बात किया। इसके बाद हम आते हैं किधर, व्यंजन के क्रम में। तो जो व्यंजन है हमारे, हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन वर्णों में उन वर्णों को रखा गया है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी होती है और आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अर्थात व्यंजन कौन है, छिपा हुआ है। अगर हम व्यंजन ध्वनियों की बात करें तो व्यंजन ध्वनियां भी जो मूल व्यंजन है, पहला आपका आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन के लिए है कि स्पर्श में
पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम होता है। अर्थात यह जो हमारा वाग् यंत्र है उनमें वाग् यंत्र के किसी न किसी खंड से, किसी न किसी भाग से, यानी मुख विवर के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए वायु निकलती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो ये जो ध्वनि है ये पीछे से, यानी हमारा वाग् यंत्र जो है उसमें पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम होता है। इससे आपको उच्चारण स्थान याद करने में भी बहुत मदद मिलती है। तो यदि देखा जाए तो ये जो स्पर्श व्यंजन होती है इसका क्रम जो चलता है वो क्रम किधर से चलता है। सबसे पहले अगर हम वाग् यंत्र देखते हैं तो कंठ, कंठ के बाद आते हैं तालु, फिर मूर्धा। तो इसका जो क्रम चलता है, पहला स्थान कहां से ये वायु निकलती है, कंठ से, दूसरा तालु से, तीसरा मूर्धा से, और चौथा जो है वो दंत, दांत, चौथा दंत और पांचवा ओष्ठ। ये उद्गम, अब जो हमारे स्पर्श व्यंजन है वह इसी क्रम में हमारे बनते हैं। जैसे कंठ जो है वो का वर्ग, पहला वर्ग कौन सा है, का वर्ग, का वर्ग कंठ से निकलता है। उसी तरह तालु की बात करें तो यहां चा वर्ग, उसी तरह मूर्धा की बात करें तो टा वर्ग, और दंत की बात करें तो ता वर्ग, और ओष्ठ की बात करें तो पा वर्ग। अर्थात इस वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उद्गम स्थान इन मुख विवर के विभिन्न खंडों से है। जैसे का वर्ग की बात करेंगे तो का वर्ग कंठ, इसका उद्गम स्थान क्या है, कंठ है। अर्थात क ख ग घ ग, का वर्ग की बात हम करेंगे तो वो कंठ, और इसका नाम पड़ता है कंठ वर्ण। उसी तरह चा वर्ग है तो उसका उद्गम स्थान तालु है, टा वर्ग है उसका उद्गम स्थान मूर्धा है तो ये मूर्धन्य कहे जाते हैं, ता वर्ग है तो इसका उद्गम स्थान दंत है इसलिए इसे दंत्य वर्ण कहते हैं, और पा वर्ग ओष्ठ से है इसलिए इसे ओष्ठ वर्ग वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। तो ये हमारे स्पर्श और इसका चलने का क्रम इस तरफ से है। ये पीछे का भाग होता है कंठ, और ये मुख के आगे का भाग, यानी पीछे से आगे के क्रम में ये वायु निकलती है, कंठ से होते हुए वह ओष्ठ तक आती है। उसी क्रम में हमारा वर्गीय वर्ण भी व्यवस्थित है। इसके बाद दूसरा हमारा आता है वो है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ व्यंजन की जो ध्वनियां हैं, तो अंतस्थ की बात जब हम करते हैं तो इनका उच्चारण, अर्थात अंतस्थ वर्णों का उच्चारण जो ध्वनि निकलती है स्वर व व्यंजन के मध्य स्थित होता है। यह स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, और जब इनका उच्चारण करते हैं तो वायु अंतस्थ में रुकती है, तो इसलिए इसे अंतस्थ और अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति को वो दर्शाता है। तो यहां जो भी हमारे वर्ण हैं अंतस्थ के चार वर्ण कौन कौन से, वो हैं य, र, ल, व। वो कौन कौन से हैं, य, र, ल और व। अब इन वर्णों की उच्चारण में जो वायु किन स्थानों को स्पर्श या किन स्थानों से होते हुए निकलती है, तो या वर्ण जो है वो तालु से है, इसलिए या को तालव्य वर्ण कहलाते हैं। और रा जो है, रा भी जो है वो दंत मूल में है, अर्थात ये मसूड़े के क्रम में चलती है। रा वर्ण कहां से आता है, ये दंत मूल से आती है, और ला भी कहां से आती है, दंत मूल से आती है। दंत मूल का मतलब मसूड़ा। और वा जो है वह ऊपरी दांत और निचला ओष्ठ, वा ऊपरी दांत और निचला ओष्ठ, ये वा वर्ण में होता क्या है, ऊपरी दांत
और प्लस निचला ओष्ठ। इसलिए इसे वा को क्या कहते हैं, दंत ओष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ का मिला है। तो जब इसकी हम संधि करते हैं दंत धन ओष्ठ, ये हमारी वृद्धि संधि में जाएगी और ये दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। ये आपका ला जो है वो दंत है, रा दंत में है, और या क्या है, ये तालव्य वर्ण में जाता है। यहां इनमें इन चारों ध्वनियों की बात करें, य, र, ल, व की, तो जो या और वा है इसे अर्ध स्वर कहते हैं। जिसमें या और वा, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी ध्वनि कभी स्वर तो कभी व्यंजन। या और व की ध्वनि जब उच्चरित होती है तो वह कभी स्वर जैसा और कभी व्यंजन जैसा, इसलिए यह अर्ध स्वर के अंतर्गत जाता है। वहीं बात हम किसकी करें, र। र वर्ण जो है वो लुंठित वर्ण कहा गया। क्यों? क्योंकि उच्चारण के समय जीभ जो है वो ताल से लुढ़क कर स्पर्श करती है। रा को क्या कहा गया, रा को लुंठित कहा गया, और वा जो है वा को पार्श्विक कहा गया। पार्श्विक क्यों कहा गया? क्योंकि यह वर्ण ला है, ला को पार्श्विक कहा गया। ला को पार्श्विक क्यों? जब ल का आप उच्चारण करिए तो उच्चारण के समय जो वायु होती है वो जीभ के पार्श्व भाग अर्थात उसके बगल से निकल जाती है। ल का उच्चारण करिए तो जिह्वा जो हमारी है उसके पार्श्व यानी उसके बगल से निकल जाती है, इसलिए इसे कौन सा वर्ण कहा गया, इसे पार्श्विक कहा गया। इसी तरह तीसरे खंड की बात करें, तीसरा खंड हमारा कौन सा है, ऊष्मी या संघर्षी ध्वनि। जो इसे ऊष्मी या संघर्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि उच्चारण के समय वायु जो निकलती है वह मुख के किन्हीं न किन्हीं स्थान विशेष पर घर्षण करते हुए निकलती है, रगड़ते हुए निकलती है। तो जो घर्षण या रगड़ होती है, यानी ये क्या करती है, वायु घर्षण के साथ निकलती है, और जहां पर घर्षण या रगड़ होगी तो स्वाभाविक है कि वहां पर क्या आएगी, वहां पर ऊष्मा आएगी, और ऊष्मा के कारण इसे ऊष्मी और घर्षण या संघर्ष करके निकलती है, इसलिए इसे संघर्षी वर्ण या संघर्षी व्यंजन या संघर्षी ध्वनि के नाम से जानते हैं। अब यहां एक प्रश्न और बनता है, कभी कभी प्रश्न आता है कि निम्न वर्णों में से किन वर्णों के उच्चारण में गर्म वायु निकलती है? तो स्वाभाविक है कि जो हमारे तीनों चारों ये ऊष्मी या संघर्षी ध्वनियां हैं, इनकी ध्वनि निकालने में यहां क्या होता है, यहां गर्म वायु निकलती है, क्योंकि यहां रगड़, घर्षण या संघर्ष के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उस ऊष्मा के कारण वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो ये यहां पर जो चार ध्वनियां हैं, चार वर्ण हैं, इन चारों वर्णों का उद्गम स्थान, इन चारों वर्णों के उद्गम स्थान की बात करें तो पहला जो है ये तालु है, इसीलिए इसे तालव्य शा भी कहते हैं। सामान्य तौर पर लोग संकर वाला शा, सीटी वाला शा कहते हैं, जबकि इसका जब आप उच्चारण करिए तो वो तालव्य शा के रूप में उच्चारण करिए। कौन सा शा? तालव्य। और दूसरा जो है उसका उद्गम स्थान मूर्धा है। इसका उद्गम स्थान कहां है? मूर्धा, इसलिए ये मूर्धन्य शा। और ये सा कहां इसका उद्गम स्थान है? दंत, अर्थात ये कौन सा ध्वनि या वर्ण है? ये दंत वर्ण है। और हा जो है
वो कंठ से आता है और कंठ के बिल्कुल भीतरी भाग से। ह का उच्चारण करिए तो ये कंठ से आता है और कंठ के बिल्कुल भीतरी भाग से। तो इसलिए ह कौन सा वर्ण हुआ, कौन सी ध्वनि हुई, कंठ ध्वनि या कंठ वर्ण की बात करते हैं। तो इस तरह स्वर और व्यंजन ध्वनियों का इसी आधार पर हम इनका उद्गम स्थान कि कौन सी ध्वनि कहां से वो उद्गम करती है। दूसरी चीज वह उद्गम के आधार पर उसका नामकरण होता है। जैसे कंठ है तो कंठवर्ण, तालु है तो तालव्य है, मूर्धा है तो मूर्धन्य है, दंत है तो दंत की बात करेंगे, ओष्ठ है तो ओष्ठ की बात करेंगे। उसी तरह जब हम व की बात करेंगे तो ये क्या होगा, दंतोष्ठ होगा। तो ये तो हमारी हो गई कौन सी, व्यंजन ध्वनियां। अब इसी तरह हम स्वर ध्वनियों की भी बात कर लेते हैं कि उनका उद्गम स्थान कहां है। तो स्वर ध्वनियों में यदि देखें तो आ जो है ये कंठ से है, आ दोनों ह्रस्व और दीर्घ, इसका उद्गम कहां है, कंठ। तो ये कौन सा कहलाएगा, कंठ। इसी तरह ई जो है वो तालु से है, ई ह्रस्व और दीर्घ, ये कहां से है, इसका उद्गम तालु। तो ये कौन सा वर्ण कहलाएगा, स्वर, ये तालव्य स्वर कहलाएगा। उ जो है ओष्ठ से है, उ ये ओष्ठ से है, ये कौन सा कहलाएगा, ओष्ठ। अब आपका बचा ए ऐ ओ औ। तो जब हम ए ऐ की बात करते हैं, ए या ऐ, तो इसमें ए को अगर आप देखिए, अभी स्वर में मैंने बात किया था संयुक्त स्वर की, तो ए दो, इन दो में से मिलके बना हुआ है। किससे, आ और ई से। ए का योग किससे है, आ और ई से। आ का उद्गम कहां है, कंठ है, और ई का उद्गम कहां है, तालु है। तो इस तरह ए ऐ को अगर हम कहेंगे तो ये इसका उद्गम कंठ और तालु है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, कंठ तालव्य। इसी तरह ओ औ की बात हम करते हैं, तो ओ जो है ये भी गुण संधि के कारण आ और उ से मिलकर बना है। आ का उच्चारण कहां से है, कंठ से है, और उ का उच्चारण कहां से है, ओष्ठ से है। तो इस तरह यहां पे जो ओ बना, ये इसका उद्गम कहां से हो गया, ये कंठ और ओष्ठ है, तो इसका हो गया कंठोष्ठ। इस तरह से स्वर ध्वनियों की भी बात हम करते हैं कि जो स्वर ध्वनियां हैं वो स्वर ध्वनियों का उद्गम कहां से है। अगर बात करें किसकी, हम उच्चारण स्थान की, तो सामान्यतः एक कविता के रूप में संस्कृत और हिंदी दोनों में चलता है। अगर वो 5 लाइन याद हो जाए तो उच्चारण स्थान जो है वो एकदम क्लियर हो जाता है। जैसे इसी पर पूरा आधारित है, अकह विसर्ग कंठराम, इच्छयस भी है तालुराम। तो यहां जैसे अ क ह है, तो अ देखिए अ कंठ है, का वर्ग व्यंजन में मैंने बताया था, का उद्गम कहां से है, कंठ से है, तो का उद्गम कहां है, कंठ है, और हा में भी मैंने बताया था वो कहां से है, कंठ से है। तो अकह और विसर्ग ध्वनि, विसर्ग कहां से है, कंठ से, तो इनका उद्गम स्थान कहां से है, कंठ से। इच यस भी है तालुराम, यानी ई, चावर्ग, या और श, ये कहां से है, तालु से है, इसलिए इन्हें कहा गया तालव्य। इसी तरह ऋटक से जानो मूर्धा की,
लितस पुकारो दंत जी। लृ का प्रयोग हिंदी में है नहीं, तो तावर्ग और सा वो दंत से है, अर्थात ये दंत वर्ण में जाते हैं और उप आते हैं ओष्ठ में। यहां देखिए उ है और वहां प वर्ग था, तो उप उ और प वर्ग ये आपके ओष्ठ वर्ण में जाते हैं, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में। व जो है सिर्फ दंतोष्ठ के अंतर्गत जाता है। ए ऐ कहे कंठ तालु, ए ऐ कहे कंठ तालु यानी कंठ तालव्य, और ओ ओ कहे कंठोष्ठ में। ओ ओ कंठ और ओष्ठ यानी कंठोष्ठ में। नासिका से पंचमाक्षर, अभी हम उस पे भी आ रहे हैं। नासिका से पंचमाक्षर यानी पंचम अक्षर, जो वर्गीय वर्ण है उनका पांचवा अक्षर वो आपके पंचमाक्षर कहे गए हैं। पंचमाक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। तो ये एक पंक्ति में अगर याद हो जाए तो भी हमारा उच्चारण स्थान एकदम क्लियर हो जाता है। तो उससे आगे हम चलते हैं और बात करते हैं चार ध्वनियां और मिलती हैं। वो कौन सी हैं? अनुस्वार और अनुनासिक, निरनुनासिक और विसर्ग। ये चार ध्वनियां मिलती हैं। कौन कौन से? पहले हम बात करते हैं किसकी? अनुस्वार और अनुनासिक। इस पे भी खूब प्रश्न आता है, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। तो अनुस्वार कौन सी ध्वनियां हैं? यह स्वर के बाद आने वाली ध्वनि है। कुछ भाषाविद का मानना है कि यह स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनि है, जिसकी ध्वनि नाक से अधिक, जिसकी ध्वनि नाक से या जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु या श्वास नाक से अधिक निकलती है और मुख से कम निकलती है। अनुस्वार में क्या होता है? उच्चारण के समय श्वास जो है वह नाक से अधिक और मुंह से कम निकलती है। और इसमें अनुस्वार में प्रयोग क्या करते हैं? हम एक बिंदी का प्रयोग करते हैं। और अनुनासिक क्या है? नाक से बहुत कम वायु निकलती है और मुंह से अधिक वायु निकलती है। अनुनासिक का हम उच्चारण करेंगे तो नाक से कम वायु, जबकि मुख से अधिक वायु निकलती है। तो ये, और इसका चिन्ह क्या लगाते हैं? चंद्रबिंदी का। दोनों के प्रयोग की यदि हम बात करें तो तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग होता है, जबकि उसके तदभव रूपों में अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग कहां होता है? तत्सम शब्द में, जबकि अनुनासिक इसके तदभव रूप में प्रयुक्त होता है। इसकी एक पहचान ये भी है। फिर एक ध्वनि आपकी मिलती है निरनुनासिक। तो निरनुनासिक की बात हम करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुंह से निकलती है, यानी जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुंह से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे निरनुनासिक कहते हैं। केवल मुंह से निकलती है, वायु मुंह से नहीं बल्कि केवल मुंह से निकलती है,
वो आपका कौन सी ध्वनि कहलाती है? वह आपकी निरनुनासिक ध्वनि कहलाती है। इसमें जैसे अ, ई, उ देखिए मुंह से ही निकलती है, तो इसमें ज्यादातर आता क्या है? आ, ई, उ आदि। ये ध्वनियां आपकी जैसे इधर उधर हम प्रयोग करते हैं। और एक ध्वनि आपको मिलती है विसर्ग। इसके बाद एक ध्वनि और आती है आपकी, कौन सी? विसर्ग। यह भी स्वर के बाद, विसर्ग भी अनुस्वार की तरह स्वर के बाद आती है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। इसका उच्चारण कैसा होता है? ह की तरह। यहां दो चीजें और, एक ये आपका अनुस्वार और आपका विसर्ग। ये दो जो ध्वनियां हैं, यह योग न होने पर भी साथ रहती है। ये किसी के साथ, जैसे स्वर में क्यों नहीं, इन ध्वनियों को स्वर में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि स्वर की यह विशेषता होती है कि वह व्यंजन के साथ जुड़कर उसे पूर्णता प्रदान कर देता है, लेकिन यह उनके साथ न जुड़कर भी, अर्थात उनके साथ योग न कर भी वह उनके साथ रहती है। इसलिए जो साथ रहे, अर्थात योग न होने पर भी जो साथ रहे, इसे अयोगवाह कहे। तो इससे इन दोनों ध्वनियों के लिए हम बात करते हैं कि योग न होने पर भी जो साथ रहे वह अयोगवाह। इसलिए विसर्ग और अनुस्वार, इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं, एक आता है काफी, पंचमाक्षर और अनुस्वार। अभी पंचमाक्षर, जब हम उच्चारण स्थान की बात कर रहे थे तो शब्द आया था पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर क्या है? वो चीज एक ध्वनि और नाम आता है। अभी आप जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बहुत मिलेगा। पंचमाक्षर एक नियम व्यंजन का है। तो पंचमाक्षर है क्या? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। पंचमाक्षर है कौन? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो है या वर्ण जो है, वही क्या है? पंचमाक्षर। वर्ग कितने हैं आपके? जैसे का वर्ग है तो आप लिखते हैं का, ख, ग, घ और ग। तो ये जो पांचवा आएगा, चा वर्ग में कौन सा आएगा? यहां आएगा। टा वर्ग में कौन आएगा? ना आएगा। ता वर्ग में कौन आएगा? ना आएगा। और पा वर्ग में कौन आएगा? मा। तो ये जो है, ये आपके क्या कहलाते हैं? यही आपके पंचमाक्षर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 5। पंचमाक्षर यानी पंचम अक्षर अर्थात पंचमाक्षर, हर वर्ग का पांचवा अक्षर। और संस्कृत के अनुसार एक नियम यह है कि जिस अक्षर या जिस अंतिम अक्षर, शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा, उससे पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग सामान्य रूप में लिख देते हैं खंड, हम अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। आज आधुनिक भाषाविद जो है वो अनुस्वार और पंचमाक्षर का साथ प्रयोग कर देते हैं, अर्थात जहां पंचमाक्षर होना चाहिए वहां अनुस्वार को भी मान्यता दे दिए हैं, वो भी प्रयोग हो रहा है। लेकिन अगर व्याकरणिक रूप से देखें तो यहाँ डा है, तो डा किस वर्ग का है? टा वर्ग। टा का पंचमाक्षर कौन सा है? णा। तो यहां जब इसका शुद्ध रूप लिखा जाएगा तो वो होगा आपका खंड। इसी तरह हम आप लिख देते हैं संबंध, दोनों पर अनुस्वार लगा देते हैं। जबकि जो ये संस्कृत का नियम कहता है कि जिस वर्ग का वर्ण है उसी वर्ग का पंचमाक्षर, तो ये बा किसका है? पा वर्ग का।
तो पा का पंचम अक्षर कौन सा है? म, और धा किस वर्ग का है? ता वर्ग का। तो यहां न का प्रयोग होना चाहिए और इसका शुद्ध रूप जो बनेगा वो होगा संबंध। ये भी ध्वनि का एक रूप। इसके बाद बात करते हैं हम वायु प्रक्षेप के आधार पर या वायु की मात्रा के आधार पर ध्वनियों का या वर्णों का विभाजन। यदि हम वायु की मात्रा या वायु प्रक्षेप की बात करते हैं तो उस आधार पर वर्णों का विभाजन जब हम करते हैं तो उसमें आता है अल्प प्राण और महाप्राण। वायु की मात्रा के आधार पर या इसी को वायु प्रक्षेप के आधार पर भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। प्रक्षेप माने फेंकना, जैसे वायु को हम बाहर की ओर निकालते हैं, बाहर की ओर थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उसी की मात्रा कितनी वायु है, श्वास में कितनी वायु लेते हैं उच्चारण के समय, उस मात्रा। और अपने यहां भारतीय दर्शन में वायु को माना गया है क्या? प्राण। तो जो विभाजन किया गया वायु की मात्रा के आधार पर, तो ये कहा गया कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सामान्य मात्रा होती है या कम मात्रा होती है और दूसरे में अधिक वायु होती है। तो जो सामान्य है इसको कहा गया अल्प प्राण और जो अधिक वायु है इसे कहा गया महाप्राण। किन ध्वनियों के उच्चारण में कम वायु निकलती है और किन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है? तो जैसे इनका हम उदाहरण करें तो जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं वो सभी स्वर क्या होंगे? अल्प प्राण, अर्थात महाप्राण में कोई स्वर नहीं। वर्गीय वर्ण की बात करें, वर्ग का, तो वर्ग का कौन कौन सा वर्ण जो है वो अल्प प्राण, उच्चारण करके देख लीजिए, क, ख, ग, घ, ng। तो अगर आप इसका उच्चारण करिए तो उच्चारण के आधार पर आप ये पाएंगे कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये अल्प प्राण में जाएगा। इनके उच्चारण में कम वायु निकलती है। वर्ग का कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो बचा कौन महाप्राण में? दूसरा और चौथा। अंतस्थ की बात करें तो अंतस्थ वर्ण जो है वो आपके किस में जाएंगे? अल्प प्राण में जाएंगे। और ऊष्मी या संघर्षी जो है ये आपके महाप्राण में जाएंगे। तो यहां हम बात करें किसकी? अंतस्थ की। तो अंतस्थ के सभी, यहां पर कोई नहीं। ऊष्मी की बात करें या संघर्षी, तो ऊष्मी में अल्प प्राण में कोई नहीं और इसमें सभी। बचे दो अयोगवार, एक अंतस्थ में जाएगा और एक ऊष्म में जाएगा। तो अनुस्वार जो है वो किसमें जाएगा? सॉरी, एक अल्प प्राण में और एक महाप्राण। अनुस्वार जो है वो किसमें जाएगा? अनुस्वार अल्प प्राण में, जबकि विसर्ग जो है, विसर्ग किसमें जाएगा? विसर्ग महाप्राण में जाएगा। एक है कि अल्प प्राण में वर्णों की संख्या
और महाप्राण में वर्णों की संख्या। अल्प प्राण और महाप्राण में वर्णों की संख्या की बात करता है। तो अल्प प्राण में आप काउंट कर लीजिए, जैसे सभी स्वर की संख्या कितनी हो गई? 11। वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का 3 वर्ण, और वर्ग कितने हैं? 5। तो 5 तिहाई 15 वर्ण आपके हो गए किसके? 15 ध्वनियां आपकी हो गई किसकी? वर्ग की। अंतस्थ के सभी, तो अंतस्थ के 4। ऊष्मीय में कोई नहीं और अनुस्वार की संख्या 1। इसी तरह इधर देखें, स्वर में कोई नहीं, वर्ग में दूसरा और चौथा, यानी 2 वर्ण प्रत्येक वर्ग का, 5 वर्ग, यानी इनकी संख्या कितनी हो गई? 10। सभी कौन से हैं? ऊष्मीय, इनकी संख्या 4 और विसर्ग की संख्या 1। तो इस तरह आप जोड़ लीजिए, 11, 15, 26, 4, 30, 1, 31, यानी अल्प प्राण में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 31। महाप्राण में 10, 4, 14, 1, 15। महाप्राण में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 15। अब अगर आप देखिए मूल वर्ण जो है हमारे, मूल वर्णों की संख्या, कल जब मैंने चर्चा किया था, मूल वर्ण कितने हो गए? मूल वर्ण है हमारे 46, 31 और 15, 46। हमारा क्रॉस चेकिंग भी हो गई। अब यहां एक प्रश्न और बनता है कि अल्प प्राण, कभी कभी आता है कि निम्न वर्णों में अल्प प्राण वर्ण है या अल्प प्राण वर्ण नहीं है, या निम्न वर्णों में महाप्राण वर्ण है या महाप्राण वर्ण नहीं है। तो इसका आप लोग यहां डिटेल कर लीजिएगा। जैसे सभी स्वर है, तो सभी स्वर आप अपना पूरा 11 आ से अ तक लिख लीजिए। उसी तरह ये 15 वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, जैसे क, ख नहीं है, इसमें गा है, घा नहीं, गोला जो करते चल रहे हैं वो महाप्राण, और ङ ये, तो यानी 1, 2, 3 आपका हो गया, 2 आपका महाप्राण। उसी तरह चा वर्ग का करेंगे तो चा, छा नहीं, जा, झा नहीं, या। इसी तरह आप पांचों वर्ग का कर लेंगे तो आपके पास जो गोले में है वो महाप्राण है और जो खुले में है वो अल्प प्राण का है। तो आपको याद करने में सहजता हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जब बच्चों को हम शब्द रचना में लेके चलते हैं तो वहां पर 2 चीजें मिलती हैं। एक बात हम करते हैं वर्ण संयोजन की और एक बात करते हैं वर्ण विभेदन की। वर्ण संयोजन और वर्ण विभेदन। तो वर्ण संयोजन और वर्ण विभेदन की यदि हम बात करें तो वर्ण संयोजन और विभेदन के पहले थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं मात्रा पर। मात्राएं क्या है? तो यदि मात्राओं की बात करें तो जो व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ स्वर का समागम होता है, अर्थात उनके साथ स्वर का योग होता है, तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में परिवर्तित होता है, व्यंजन के उच्चारण में जो विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का उच्चारण हम करते हैं उनको स्पष्ट करने में स्वर का जो योग होता है, स्वर का जो समागम होता है, उस स्थिति में स्वर का अपना वास्तविक रूप त्याग कर जिस रूप में वो अपने को लेके आता है वही क्या कहलाता है? वह मात्रा कहलाता है। वैसे जब हम मात्रा के आधार पर या समय की बात कर रहे थे तो मात्राएं 3 बताई गई थी, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व से दूना समय दीर्घ लेता है और प्लुत में 3 गुना का समय लेता है। तो यहां मात्राओं की बात किया क्योंकि मात्राओं की चर्चा आएगी शब्द रचना में मिलेगी।
हम बात करने चल रहे हैं वर्ण संयोजन और वियोजन को समझने से पहले एक आता है स्वर और व्यंजन का योग, जिसे हम आप किससे समझाते हैं बच्चों को? 12 खड़ी। 12 खड़ी पढ़ाते क्यों हैं? अगर ये चीज बच्चे को स्पष्ट नहीं होगा तो वह विभेदन और संयोजन करने में बहुत ही कठिनाई महसूस करेगा। जैसे 12 खड़ी की बात किया गया तो इसमें 11 स्वर में से री को हटा के अयोगवाह को ले लेते हैं। तो जो हमारा रूप है आ ई से लेकर अंग आ तक, इन स्वरों का योग होता है किनके साथ? व्यंजनों के साथ। हम एक दो का उदाहरण ले रहे हैं, जैसे का, ये मूल व्यंजन। मूल व्यंजन में हमेशा नीचे हल का चिन्ह लगता है या हलंत लगता है, वही मूल है, यानी व्यंजन अर्ध रूप में है और स्वर के साथ मिलकर वह पूर्णता प्राप्त करता है। तो का आ से योग होगा तो वो का हलंत धन आ बराबर का। अभी हमने बात किया था जब व्यंजन की कि आ हर व्यंजन में समाहित होता है, तो का धन आ बराबर क। इसी तरह जब दीर्घ आ की बात आएगी तो का हलंत धन आ बराबर का। उसी तरह का योग इ से होगा तो वह बनेगा कि, और दीर्घ ई से योग होगा का हलंत धन ई बराबर की। तब यहां हम बच्चों को जो अभी बात किया था मैंने मात्रा की, कि यहां स्वर मिला लेकिन यहां कोई मात्रा दिखाई नहीं दिया। सामान्य तौर पे हम ये कहते हैं कि यहां कोई मात्रा नहीं, मात्रा तो नहीं है लेकिन यहां पर स्वर का समागम है, स्वर का योग है। यहां पर जब हम बात करते हैं तो जिस रूप में आता है उसकी मात्रा को हम यहां प्रदर्शित करते हैं। तो इसके आधार पर हम शब्द वियोजन या शब्द संयोजन करते हैं। जैसे एक का उदाहरण मैं दे रहा हूं, फिर यही आपको एक होमवर्क का टास्क दे रहा हूं। जैसे मेरा ही नाम है, मेरा नाम है दिनेश। अगर ये पूछ लिया जाए कि दिनेश शब्द में कुल ध्वनि कितनी है, यानी कुल कितनी ध्वनियां हैं या कुल कितने वर्ण हैं, तो जब तक हम इसका विभेदन करना नहीं जानेंगे तब तक हम ध्वनि को नहीं बताएंगे, और जब तक ये 12 खड़ी नहीं जानेंगे तब तक हम विभेदन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे दिनेश है, दी, अब देखिए का से ई जुड़ा, उसी तरह दा से ई जुड़ेगा, अर्थात दी में क्या होगा? द हलंत धन ई। ने है यानी ना धन ए, उसी तरह यहां क्या हो जाएगा? ना हलंत धन ए। और शा है, जैसे ये का है तो यानी शा हलंत धन आ। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर दिनेश शब्द में कुल ध्वनियों की संख्या कितनी हुई? 6। अब आप लोगों को ये टास्क देता हूं कि आपके घर के जितने सदस्य हैं सबका नाम लिख के और देखिए कि उनके नामों में कितनी ध्वनियां हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और फिर कल अगले खंड में हम आगे मिलते हैं। धन्यवाद।